हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। एक प्रयास के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, और मैं हमेशा ये बात कहते रहा हूँ कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है उसके प्रीवियस ईयर को जानना, क्योंकि प्रीवियस ईयर का जो पार्ट है वो आपको ये बताता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या होगा। क्योंकि जब आप क्लासरूम में चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं तो क्लासरूम में पढ़ते वक्त चीजें अपने सब्जेक्ट वाइज अलग अलग लेवल पर बात हो रही हैं, तो आप प्रॉपर उस एग्जाम के लिए आप तय नहीं कर पाते कि उसका लेवल कहाँ तक है, क्योंकि उस समय आपका ध्यान केवल और केवल कंटेंट सीखने और उसके अंदर बेहतर से बेहतर पार्ट पर जाने की होती है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप सीखने को सीखते समय जब आप किसी भी टॉपिक की बात करते हैं तो इट्स ओके, आप उस टॉपिक पर ध्यान दीजिए। लेकिन जब भी आपके सामने कोई एग्जाम आ जाए तो आप उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करिए। इससे आपको एग्जाम के लेवल तय मिलेंगे कि एग्जाम का लेवल क्या है। तो इसी श्रृंखला में चूंकि इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की बहुत वैकेंसी आई है, तो मैंने ये सोचा कि यूपी पुलिस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर कैसे क्या, तो इसलिए हमने उसकी एक सीरीज शुरू की है। और उस सीरीज में हमारा बेसिक पार्ट इस बात पर ध्यान है कि उसके प्रीवियस ईयर को एक बार सॉल्व किया जाए। तो हम आज डिस्कस करेंगे रीजनिंग के हिस्से को, प्रीवियस ईयर। और ये जो पेपर है वो 28 जनवरी 2019 को सेकेंड शिफ्ट का आया हुआ है। और ऐसे सभी पार्ट होंगे। आपके मैथ के हिस्से को निखिल सर कर रहे हैं, जीएस के हिस्से को विनीत सर करेंगे। तो इस तरीके से आप सारी सीरीज देखिए, इससे आपको प्रीवियस सीरीज का अंदाजा मिल जाएगा। और जब सभी प्रीवियस सीरीज का डिस्कशन होने के बाद हम कुछ मॉक पेपर भी डिस्कस करेंगे। और मैं बार बार कहता रहा हूं कि तैयारी के लिए प्रीवियस पेपर्स और मॉक पेपर अपने आप में इनफ है। अगर आपने पढ़ लिया है तो अपनी तैयारी से पहले बस इन पार्ट पर ध्यान दीजिए, ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलिए बहुत ज़्यादा बातें ना करते हुए, टाइम आपका बर्बाद ना करें, हम प्रीवियस ईयर पेपर पर बात करते हैं। और मैं चाहूंगा कि जो इसे देख रहे हैं वो कोशिश करें कि इसके आंसर को साथ साथ दें, और जिन्होंने इस प्रीवियस पेपर को दे रखा है वो स्पीड में बढ़ाकर चीज़ों को देख सकते हैं। लेकिन जो पहले से नहीं मॉक बना चुके हैं वो पॉज करें वीडियो को, क्वेश्चन को सॉल्व करें और फिर आंसर देखें। तो हमारे साथ मिलकर तैयारी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग के हिस्से में आपका पहला सवाल ये आया, और इस टाइप के सवाल को हम नाम देते हैं एनालॉगी। एनालॉगी कहने का मतलब कि जो संबंध इसका इससे है तो वैसा ही संबंध आगे किससे होगा, इस पर बात की जानी है। सॉरी। तो यहां जब आप पढ़ते हैं डॉक्टर और नर्स तो बहुत सिंपल सा फैक्ट नजर आता है कि डॉक्टर और नर्स के बीच आपको क्या रिश्ता नजर आता है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाई जो नर्स है वो डॉक्टर की असिस्टेंट है, यानी कि डॉक्टर अपने काम को जब कर रहा है तो उसको असिस्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए नर्स वहां पर खड़ी होती है। तो क्या जज और वकील एक दूसरे के हेल्पर में हैं, एक दूसरे को असिस्ट करते हैं? नहीं, ये अलग अलग काउंटर हैं। लेकिन अगर यहां देखें कि एक मालिक और कर्मचारी, तो कर्मचारी कुछ काम करता है जो उसके मालिक के काम में कुछ चीजें एड ऑन होती हैं, हेल्प होती हैं। तो इसलिए इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये बहुत आसान सवाल है, इसे बताने की जरूरत बहुत ज्यादा थी नहीं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। सिमिलरली अब तक हमने एनालॉगी की जो बात की वो एनालॉगी थी वर्ड के रूप में, आज वही एनालॉगी लेटर्स के रूप में है। तो चलिए यहां पर जब ऐसे सवाल देखेंगे तो मैं फिर से कह रहा हूं, मैं बहुत टाइम नहीं ले रहा, जिन लोगों ने पेपर देख रखा है वो पेपर को सीधा आंसर देखें, और जिन लोगों ने नहीं देख रखा है पॉज करिए, आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखिए और फिर आंसर आगे अपना आंसर मिलाइए। चलिए, तो यहां पर जब हम बात करते हैं कि ये कह रहा है कि पी क्यू और आर यही रिश्ता है यू टी एस से, तो मेरे पास जब भी ऐसे सवाल आए तो हमने ये कहा कि आपको इसके नंबर याद होने चाहिए। नंबर इन द सेंस जो अल्फाबेटिकल क्रम है कि P16 पर, U17 पर, R18 पर। तो यहीं से दिखा कि मैं अगर इसको देखूं तो R18 है, तो R18 तो U21 यानी कि +3,
17 और 20 +3 और यहां भी +3, क्योंकि 16 और 19 +3, तो हम कह सकते हैं कि हर एक नंबर को +3 के साथ ऐड किया गया, लेकिन साथ साथ पलट कर भी रखा गया। तो इसी तरीके से अगर मुझे अगले L, M और N के बारे में बात करनी है, तो ये 12, 13 एंड 14 पर, तो जब मैं इसकी बात करूंगा तो 14 के लिए +3 करूंगा तो यहां 17Q होगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप एग्जाम के सवाल बनाने लगे तो आंसर नहीं निकालना होता है, वह आंसर एलिमिनेट करना होता है। जैसे ही आपने यहां पर Q देखा तो आपके ऑप्शन में Q नहीं है और आप यहां टिक लगा दीजिए, इसके आगे दिमाग नहीं लगाना। बट अगर आंसर की बात करें तो यहां पर 13, तो ये 16 तो P, और ये तो फिर +3 तो ये फिर O, और आंसर आपका QPO। लेकिन फिर से मैं कह रहा हूं, एग्जाम में बैठ के पूरा आंसर नहीं निकालना है। एक बार अगर लॉजिक समझ में आ गया तो बस उस पर अप्लाई करिए और एलिमिनेट करिए, छांटिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। फिर से ये सवाल है ग्रुप का कि भाई अगर ये हिस्सा पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी और कार्डियोलॉजी है तो इसी टाइप का कौन सा ग्रुप है, समूह एक जैसा। ये कह रहा है कि एक ही ग्रुप का सदस्य हो, उस विकल्प को ज्ञात करें जो दिए गए समूह के वर्ग का सदस्य हो, यानी इसी टाइप की बातें हो। तो अगर गौर करिए कि पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी ये अपने आप में मेडिकल साइंस की एक शाखा है। जब आप बीमार पड़ते हैं तो पैथोलॉजी में आपको जांच के लिए जाना होता है, रेडियोलॉजी जहां पर आप अल्ट्रासाउंड वगैरह के बारे में सुनते होंगे, और कार्डियोलॉजी जब हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी होती है तो आप कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं। तो ये मेडिकल साइंस के अलग अलग हिस्से हैं। तो जब आप बात करेंगे तो हेमेटोलॉजी यानी कि वो विज्ञान जहां पर ब्लड से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बात की जाती है, उसको हेमेटोलॉजी कहते हैं। तो ये सभी क्योंकि मेडिकल साइंस की शाखाएं हैं, तो मेडिकल साइंस की एक शाखा रेडियोलॉजी भी है। और ये फिर चीजें आसान है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी सवाल, बहुत कहते हैं ना कि आखिर यूपी कांस्टेबल का एग्जाम है, रीजनिंग की सवालों की संख्या भले ज्यादा हो, रीजनिंग का हिस्सा अपने आप में अलग, और रीजनिंग में मैथ के हिस्से में भी रीजनिंग का आना एक अलग हिस्सा है। संख्या बढ़ गई है, वेटेज बढ़ा है रीजनिंग का, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सवाल बहुत इजी रहे थे। तो चलिए एंजॉय करते हैं अगले सवाल को भी। फिर से कह रहा हूं, जो लोग पहली बार देख रहे हैं पॉज करिए, सॉल्व करिए और फिर अपने आंसर को मिलाइए कि देखिए आपकी कितनी एक्यूरेसी है। और वीडियो को साथ देखते देखते हुए आप आंसर दे सकते हैं। आपकी तैयारी हो सकती है, आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। जब आप अकेले बैठ के पढ़ रहे होते हैं तो समटाइम बोर होते हैं, तो आइए मेरे साथ पढ़ते हैं, वीडियो को देखते हुए पढ़ते हैं। और जिन लोगों ने पेपर दे रखा है, टेस्ट पेपर या प्रीवियस ईयर पेपर दे रखा है, उनके पास हार्ड कॉपी है, तो पहले हार्ड कॉपी में से बना चुके होंगे, तो वो वीडियो को फास्ट करके देखिए, अपने आंसर को मिलाइए और कहां कहां गलती होती है उसको समझिए। यहां कहा गया कि एक सीरीज है, एक श्रृंखला है कि 1 के बाद 8 आया, 8 के बाद 27, 27 के बाद 64, तो नेक्स्ट क्या आएगा। नेक्स्ट क्या आने का मतलब एक सीरीज। तो जब भी आपके पास 1, 2, 8 ऐसा है तो ये स्क्वायर है, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर है, सॉरी क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ये 4 का क्यूब, स्क्वायर नहीं क्यूब है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो आप फिर यहां बात करेंगे 5 के क्यूब की, और 5 का क्यूब हो जाएगा 125। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पेपर बहुत इजी था। बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी सवाल है। तो आई होप सो कि आप नेक्स्ट सवाल भी अब तक बना चुके होंगे। आइए, यहां भी एक सीरीज है और पूछा गया है कि x और y का मान पहले निकाल लीजिए। कि अगर एक पैटर्न के तहत ये सीरीज जा रही है तो x और y का मान निकालना है, और x और y के मान पे ये सॉल्व करना कि y माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। चलिए देखते हैं। तो सीरीज के मामले में मैंने ये कहा था कि सबसे पहले आप डिफरेंस करेंगे, यानी यहां डिफरेंस करेंगे, इसके बीच का डिफरेंस होगा। यहां का पता नहीं है, यहां का नहीं पता, यहां पर डिफरेंस आप नहीं कर सकते बिकॉज इसकी वैल्यू ही आपको नहीं पता है। लेकिन अगर एक अनुमान लगाया जाए कि ये 1, 2 है और मैं यहां 3, 4, 5 ऐसा कोई पैटर्न इमेजिन करता हूं, तो देखिए कुछ बात बनती है क्या। तो 1, 2
तो 28 में अगर मैं 3 जोड़ूं, 28 में अगर मैं 3 जोड़ूं तो ये x की वैल्यू हो जानी चाहिए 31। तो क्या 31 में 4 जोड़कर 35 हो जाएगा? आप कहेंगे यस। तो अगला 35 में 5 जोड़कर 40। तो क्या अगला 40 में 6 जोड़ के 46 हो जाएगा? हो जाएगा। तो भाई एक पैटर्न अपने आप में बन गया कि हर एक नंबर 1 2 3 4 के ऐड जुड़ने के कारण बन रही है। तो जैसे आपने ये बात तय कर ली तो आपको x की वैल्यू 31 और y की वैल्यू 40 निकल कर आ गई। x 31 और y 40, और आपको निकालना है y माइनस एक्स। तो y की वैल्यू है 40 और x की वैल्यू है 31, तो इसके बीच का डिफरेंस हो गया 9 और आंसर ये रहा। बहुत इजी सवाल थे। हम इसे सामान्य भाषा में कह सकते हैं इजी पीजी हलवा सवाल। कोई बात नहीं, फिर भी एग्जाम के प्रेशर में चीजें रहती हैं, और कितना भी इजी हो, कितने भी इजी की बात हो, प्रैक्टिस तो करनी है। और प्रैक्टिस एग्जाम के सवाल पे करनी है। एक्स्ट्रा सवाल क्यों करें? और एग्जाम का सवाल अगर इजी आ रहा है तो प्रैक्टिस हम इजी पे करें, क्योंकि स्पीड एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ओवरऑल सवाल जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हर छोटा सवाल आपके लिए टाइम लेता है, इसलिए प्रैक्टिस की बात है। तो प्रीवियस ईयर पेपर आपके इस एनालाइज को बहुत बेहतर करता है। ये एक सवाल था कि भाई एक सीरीज ये भी है, तो इस सीरीज में यहां पर क्या आएगा? इसमें गौर किया हमने, कॉमा भी लगा है हर बार यहां, ऐसा 32 32 32 32 32, तो हर बार ऑप्शन में भी दिख रहा है 32 है। तो हमें यह तो तय है कि पहला 32 है, दूसरे वाले हिस्से का क्या? यानी कि अब ये देखिए तो 2 4 12 48 240, तो अगला क्या मैं ये कह सकता हूं? तो 2 से 4 आना मल्टीप्लाई बाय 2, 2 का दोगुना, क्योंकि यहां 240 है तो बिना मल्टीप्लाई के तो होगा ही नहीं। तो 2 4 दोगुना, आई होप सब समझ रहे होंगे। 4 12, तो 4 तिया 12, 12 चौके 48 टेबल, 2 4 12 48 टेबल ही तो बन गया कि 2 का दोगुना, 4 तिया 12, 12 चौके 48, 48 पंचे, 4 पंचे 20, 200, 8 पंचे 40, तो मल्टीप्लाई बाय 6, ऐसा ही होगा। एक पैटर्न बन गया। तो 32 पहला ऑप्शन तो ये होगा, और मल्टीप्लाई बाय 6, तो 240 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 6 के 150, यानी कि सिंपल आंसर। तो यहां ये जब सवाल है आपके पास, तो ये बात कि भाई 2 4 12 48 24, और यहां तो यहां गुना 2 गुना 4 गुना 4, सॉरी गुना 3 गुना 4 गुना 5 और गुना 6, और आंसर ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी सवाल, आई होप सो, मुझे बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। यह कहा गया कि इसी टाइप की सीरीज मिले दिए गए विकल्पों में कौन सी श्रृंखला का तर्क निम्नलिखित श्रृंखला के तर्क के समान है। यानी कि सवाल यह बना कि जैसा यह सेट बना है वैसा सेट कौन सा है। तो जब भी हमारे पास ऐसे सवाल आते हैं तो माइंड में सबसे पहले गैप चलता है कि 3 5 7 और 11, सबसे पहले गैप चलता है। यहां दिखा 2 2 और यहां दिख रहा है 7 4 11, लेकिन ये गैप जब आप ढूंढ रहे हैं बाकियों में तो आपको वो नहीं मिलेगा। कई वजह है, आप देख सकते हैं। ये गैप अगर मैं लेकर चलता तो यहां 13 और 17, तो 13 और 17 तो 4 का गैप है, ये भी 4 है, यहां पर 2 का गैप है, और ये 15 और 16 2 का गैप, 15 और 16 1 का गैप, वो गैप नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप यहां पर इसके नंबर को सोच रहे थे कि 3 5 7 और 11, 3 5 7 और 11, ये नंबर बोलते वक्त ही आपके माइंड में सबसे पहले प्राइम नंबर आ जाना चाहिए कि 3 5 7, क्योंकि 9 नहीं है। 3 5 7 तक तो ये ऑड नंबर दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन 9 नहीं है, 11 है। सॉरी, तो 3 5 7 11, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर का सेट है। तो ये प्राइम नंबर के सेट पर अगर मैं आऊं तो यहां 11 17 19 23 में भी 13
17, 19 और 24। 24 अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए कैंसिल। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां 13 होगा, ठीक है, 13, 17, 19। यहां है 13, 15, तो ये 15 अपने आप में प्राइम नंबर नहीं है। यहां पर अगर बात करें तो ये 22 है और ये प्राइम नंबर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो हम कह सकते हैं ये प्राइम नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फाबेटिकली। इसलिए अल्फाबेट के टॉपिक में ये बात जोर देकर कही थी कि नंबर याद करना बहुत जरूरी हिस्सा है। तो यहां पर आपने इसके नंबर याद कर लिए, तो इससे देखा कि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का सेट ऑप्शन नंबर 1 में, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। चलिए, इजी सवाल था। फिर से एक सीरीज है बहुत सीरीज थे, इसलिए कह रहा हूं सीरीज की प्रैक्टिस करिए। स्पीड मुद्दा है, बना लेना मुद्दा नहीं है, स्पीड मुद्दा है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कंपटीशन उनके बीच है जो जानते हैं। नहीं जानने वालों का क्या कंपटीशन। नहीं जानने वाले केवल चीजों को सीख लेने में खुश हो जाते हैं। जब चीजें आने लगे तो वो आपके एग्जाम में एक पहला पड़ाव है कि हाँ, अब मुझे चीजें आती हैं। लेकिन उन चीजों को स्पीड में लाना अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है। विदाउट स्पीड, विदाउट कमांड कि हाँ अब मैं बेहतर स्पीड में बात कर सकता हूं, आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। और एग्जाम पास करने के लिए स्पीड बहुत जरूरी है, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। चलिए भाई, यहां भी सवाल देखिए तो 3 नंबर 6, 9, 3 ज्यादा, 3 ज्यादा, +3, +3, तो 9, 3, 12, एल से शुरुआत होगी। और जैसा मैंने पहले ही कहा कि एग्जाम में अगर सवाल बनाना हो तो एलिमिनेट करके आंसर दे दीजिए। बट फिर भी अगर मैं आऊं तो 2, 5, 8, तो 2 से 5 यानी +3, 5 से 8 +3, तो 8 और 3 11, ये 11 है। ए डी, ए डी यानी अगर अल्फाबेट में आप पढ़ते ए डी और जी, तो 1, 4 और 7, तो +3, +3, तो यहां भी +3 करते और 7, 3, 10, और 10 के लिए आप लिखते जे। तो आंसर तो पहले ही है, इतना टाइम नहीं है, मैं यही बात कह रहा हूं। आप पहले ही सिनेरियो में आंसर दे चुके हैं। और नंबर की जहां तक बात है तो 2, 4, 8, 2 से 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, खत्म। पोजीशन की बात करेंगे तो ये यहां है, थोड़ा आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर शुरुआत में आ गया, तो इट्स ओके। तो यहां पर आपको एलिमिनेट करके आंसर देना था और ये बहुत इजी सवाल था। चलिए, फिर से सीरीज है कि कौन सा पूरा करेगा। ऐसी चीजों में थोड़ी देर टाइम लग सकता है, प्रेशर आता है। ऐसा कुछ है नहीं, इसमें प्रेशर लेने वाली कोई बात है नहीं कि आप बहुत प्रेशर लें। आइए यहां पर बात करें तो चूंकि ऑप्शन में दिया गया है डी और वाई, पहला लेटर डी और ई है, तो मैं मान लेता हूं अगर डी होता तो 1, 4, 9, 16, 1, 4, 9, 16, यहां पर 3 का डिफरेंस, ये होता 5 का डिफरेंस, और ये होता 7 का डिफरेंस। तो 3, 5, 7 इसके बीच का डिफरेंस अगर लेने लगे कि 3, 5, 7, तो अगली बार 9 का डिफरेंस, और 16 और 9 25, और 25 के लिए वाई। तो मेरे पास यही अपने आप में एक पैटर्न बन गया, तो मैं क्यों सोचूं। बहुत सिंपल है। चलिए, आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। फिर भी अगर किसी सवाल को लेकर आपको लगता है कि कोई डाउट है, तो आप उस समय पे मुझसे बात कर सकते हैं। उसमें कमेंट बॉक्स में आप उस पर कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है, कि कमेंट में कि इस टॉपिक में डाउट है। तो 2 मिनट दे रहा हूं, डायरेक्शन का सवाल है, आप इसको बनाइए। चलिए आइए, आई होप सो कि आपने बनाया होगा। चलिए, डायरेक्शन में यह बोला गया कि एक्स ने 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो पेपर में हमें मालूम है पेपर रूल की ऊपर की ओर नॉर्थ और नीचे साउथ, राइट साइड में ईस्ट और ये वेस्ट, पूरब, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण। ये आपके पास पहले से पता होगा, मैंने बता रखा है। चलिए तो यहां पर जब बोला गया कि एक्स 15 किलोमीटर उत्तर
तो यहां से आप 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चले, फिर वह अपने बाईं ओर, तो जब हम बाईं ओर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि बाईं ओर मुड़ा और 20 किलोमीटर चला ऐसा। फिर अपने मूल स्थान पर पहुंचने के लिए उसे कम से कम और कितने किलोमीटर चलने की जरूरत है, तो हमें मालूम है कि जब हम बात करेंगे कम से कम की, तो हमारे पास यही एक दूरी, तिरछी दूरी होगी जिससे आप मिनिमम डिस्टेंस की बात कर सके। तो जब आप मिनिमम डिस्टेंस देखेंगे तो आपके लिए मिनिमम डिस्टेंस यहां ये है, और ये आपके लिए जब भी तिरछी दूरी निकालनी हो तो हमने बात की है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कि राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई एंगल 90 डिग्री की है तो उसके सामने की साइड सबसे बड़ी साइड, और ये अगर हाइपोटेनस है तो एच स्क्वायर, हमने यही पढ़ा है। तो यहां पर अगर देखें तो 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये 400 प्लस 225, यानी कि आप कह सकते हैं एच स्क्वायर बराबर 625, तो एच बराबर 25। तो मिनिमम डिस्टेंस तिरछी दूरी होगी और 25 किलोमीटर होगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। बहुत इजी था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलें। हाँ चलिए, ये भी आपका डायरेक्शन का सवाल है। जो लोग इसको बना रहे हैं फिर से उनको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा और वो बनाएंगे। पॉज करिए वीडियो और बनाइए। फिर भी जिन लोगों ने बना रखा उनके लिए मैं ये सवाल डायरेक्ट बना देता हूं। बोला गया कि एक बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब कॉमन बिंदु, एक बिंदु जहां से पहली कार उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चली ऐसा, और बाएं मुड़ती है। अभी अभी बात हुई बाएं मुड़ने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो बाएं मुड़ी और 8 किलोमीटर चली। दूसरी कार 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है, तो भाई इस बिंदु से वो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर भी गई, और दाएं मुड़ती है तो इस बार दाएं मुड़ने का मतलब क्लॉकवाइज और 8 किलोमीटर। चूंकि ये 8 यहां, तो यहां भी 8 बराबर ही होगा, एकदम आमने सामने। फिर उन दोनों कारों के बीच की दूरी क्या है, तो इन कारों के बीच की दूरी निकालने के लिए मुझे यही दूरी निकालनी पड़ेगी, और ये दूरी मेरे पास 10 और 5 15 के बराबर होगी। और ये बहुत इजी सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चले। नेक्स्ट सवाल भी आपका डायरेक्शन को लेकर है और बहुत इजी सवाल है। तो आई होप सो कि जो लोग इसको बना चुके हैं उनको तो मैं दिखाऊंगा, बट जो लोग नहीं बना चुके हैं उसको पॉज करिए और ट्राई करिए। चलिए, यहां पर बात हुई कि जब भी मैंने डायरेक्शन में पढ़ाया है, जो पढ़ चुके हैं मुझसे, सवाल पर हमेशा डायरेक्शन में फोकस करते हैं कि सवाल क्या है। कि सवाल आपके पास है तो आपको पता हो सकता है कि उत्तर देना आसान है, क्योंकि यहां पर सवाल है उसे किस दिशा में जाना है, इन विच डायरेक्शन ही शुड गो नाउ, यानी कि उससे फेस की दिशा पूछी जा रही है। ड्राइंग तो मैं अलग करूंगा, लेकिन अगर यह बात पूछी गई कि एक्स अपने शुरुआती बिंदु से 3 किलोमीटर चलता है, राइट मुड़ता है, आगे 8 किलोमीटर चलता है, वह बाएं मुड़ता है, और उसे अब लग रहा है कि वह गलत दिशा में जा रहा है, तो उसने पूर्व में शुरुआत की थी। तो एक बात सोचिए कि एक बार लेफ्ट वो ईस्ट की ओर चला था, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट मुड़ा, तो अब भी वो ईस्ट की ओर ही जा रहा होगा। शायद मेरी बात उन लोगों को कम समझ में आ रही हो जो मेरी क्लास नहीं ले चुके हैं, इसलिए कई बार कहता हूं कि क्लास जरूरी है। खैर, यहां पर यह बात ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कि मैं आपकी ओर देख रहा हूं और मैं एक बार राइट मुड़ जाऊं और फिर मैं एक बार लेफ्ट मुड़ जाऊं, तो मेरे फेस की दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही बात यहां है कि एक आदमी पूरब की ओर जा रहा है और एक बार राइट और फिर एक बार लेफ्ट मुड़ता है, इससे उसके फेस की दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लेफ्ट राइट कैंसिल, तो वो अब भी ईस्ट में जा रहा है। लेकिन सवाल में एक बात जोड़ दी गई है, उसे ध्यान आता है कि वो उस दिशा में दिशा से विपरीत दिशा में जिसमें उसे होना चाहिए था। तो अभी वो कहां है? ईस्ट में। तो उसको विपरीत लग रहा है, तो वो किस दिशा में होना चाहिए था? तो आंसर होगा वेस्ट। ये तो उसे किस दिशा में जाना था। तो आप सवाल पढ़िए, मैं फिर से सवाल दिखा रहा हूं। सवाल यह है कि उसे किस दिशा में जाना है, पहला मुद्दा।
जबकि बीच में ये बात बोला गया कि वो उस दिशा से विपरीत दिशा में है जिसमें उसे जाना है। तो जिसमें जाना था उससे वो उल्टा जा रहा है, तो किधर जा रहा है भाई? तो ये बात आई कि वो पहले राइट मुड़ा था, फिर लेफ्ट मुड़ा था, और बाद में वो पाया गया कि उसे यहां पूर्व से चलकर शुरुआत की थी। तो पूर्व से चलकर शुरुआत की थी, तो अब भी वो पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, लेकिन उसको उल्टा जाना था, तो आंसर देंगे हम वेस्ट। सब कुछ लैंग्वेज है। एग्जाम में जब हम सवालों की बात करते हैं तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लैंग्वेज को समझिए, और यही लैंग्वेज आपके एग्जाम में टाइम प्रेशर पे कंफ्यूज करते हैं आपको। चलिए, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। आई होप सो कि ये भी डायरेक्शन है, बहुत इजी सवाल है, बनाते हैं। बोला गया है कि x 5 किलोमीटर की, फिर से वही सवाल है यहां कि वह किस दिशा में जा रहा है। तो जब यह सवाल है कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो देखते हैं, वो उत्तर की ओर जा रहा था, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, और अब ऐसा। तो सीधी सी बात है, इस सवाल को तो देख कर बना सकते हैं कि भाई मैं खड़ा हूं, 2 बार राइट मुड़ना है, तो 1 बार राइट और 2 बार राइट, और 2 बार राइट मुड़ते ही मैं जस्ट आपसे अपोजिट हो जाऊंगा। तो यानी कि ये आदमी साउथ की ओर जाने लगा, और आंसर आप ड्रॉ करना चाहें तो कर सकते हैं। उत्तर की ओर 5 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर की यात्रा की। तो वो किधर जा रहा है? साउथ। ऐसे भी, बट जब ये सवाल है कि वो किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है, इस सवाल के लिए ऑलवेज आपका लेफ्ट राइट काम कर जाएगा पढ़ते ही, कि वो दाएं मुड़ा, फिर वह दाएं मुड़ा और आगे जा रहा है। तो उत्तर की ओर चला, 2 बार दाएं मुड़ेगा तो दक्षिण चला आएगा, खत्म। तो ये रीड आउट करते सवाल बनना चाहिए, इस पे टाइम नहीं देना चाहिए। चलिए, हाँ, एनालिटिकल रीजनिंग यूपीएसआई की रीजनिंग की अपनी एक खास बात है। आमतौर पर जब हम एनालिटिकल रीजनिंग की बात करते हैं, तो एनालिटिकल रीजनिंग बैंकिंग के एग्जामों में अब तक देखे जाते थे, एसएससी में बहुत कम आते थे। लेकिन जब हम यूपीएसआई की बात करेंगे, वहाँ एनालिटिकल रीजनिंग ठीक ठाक आए, विश्लेषण करने की क्षमता, और यूपी वालों की विश्लेषण करने की क्षमता ऐसे भी शानदार है। बट फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे बात हो रही है, तो ठीक है, देखते हैं। यहां कहा गया कि एक स्टेटमेंट दिया गया कि कंपनी एबीसी हैज मार्केटेड इट्स प्रोडक्ट विद द फॉलोइंग स्लोगन, गो अहेड इफ प्राइस एंड क्वालिटी आर योर प्रायोरिटी बाय दिस। मतलब ये कह रहा है कि एक कंपनी है जिसने एक स्लोगन दिया, एक नारा दिया अपने प्रचार के लिए कि आगे बढ़े, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। आगे बढ़े, और यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। तो जब कोई ये प्रचार पढ़ रहा होगा तो क्या कंक्लूजन निकालेगा, वो जब सुनेगा तो उसके माइंड में क्या क्या रिजल्ट आएगा, इस पर बात करनी है। तो ये कह रहा है कि यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। तो पहला, उत्पाद की कीमत जरूर अधिक रही होगी। एक बात बताइए, जब आपको कोई कहे कि आपको लगता है कि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है, आप प्रायोरिटी में रखते हैं, तो इसे जरूर खरीदिए, तो क्या ये सोच के या इसका रिजल्ट आपके माइंड में ये आएगा कि कीमत बहुत अधिक होगी? कीमत अधिक होगी तो आप खरीदते ही क्यों? कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है कहने का मतलब ये हो सकता है कि कम कीमत में बेहतर क्वालिटी है, क्वालिटी के साथ समझौता नहीं है। तो यहां पर अगली बात कि उत्पाद की गुणवत्ता जरूर बेहतर होगी, यही इसका कंक्लूजन है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड कंक्लूजन सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ये तो रीडिंग वाला हिस्सा है। एनालिटिकल रीजनिंग बहुत शानदार, बहुत इजी होता है। अगला सवाल भी आपके पास है, और ये आर्गुमेंट का सवाल है, पिछला कंक्लूजन है। एनालिटिकल रीजनिंग में भी कई टॉपिक होंगे, एजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, हम उसे क्लास में देखेंगे, देखते रहे हैं। और बैंकिंग में तो ये बहुत शानदार शानदार सवाल आते हैं मेंस में, बट यूपीएसआई में बहुत इजी हैं। बट जानना तो है, पढ़ते वक्त हमें थोड़ा लेवल बढ़ा के पढ़ना चाहिए, बट एग्जाम का लेवल बहुत इजी था। तो यहां पर कहा गया क्या
भारत जैसे विकासशील देशों में करों को समाप्त कर देना चाहिए? Should tax be abolished in a developing country like India? इन्हें बोला गया कि जो टैक्स हमसे लिया जा रहा है, एक सवाल उठाया गया कि क्या वो टैक्स कंप्लीट कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए? तो एक तर्क आया, नहीं, देश के विकास करने हेतु सरकार को कदम उठाने के लिए आय के अच्छे स्रोत के रूप में टैक्स आता है. नो, टैक्स आर गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप टू डेवलप अ कंट्री. भाई तर्क है कि भाई टैक्स समाप्त कर देंगे तो सरकार कहां से पैसा लाएगी, उसके कदम उठाने के लिए अच्छा स्रोत. तो तर्क तो सही है. हाँ, इन करों का उपयोग राष्ट्र के कल्याण के लिए नहीं किया जाता. ये कहां लिखा है कि नहीं किया जाता? ये तो आपने अपनी तरफ से एजम्पशन बनाई है जो कि रॉन्ग है. तो दैट्स वाई सेकंड रॉन्ग है, फर्स्ट राइट है, और बहुत इजी. तो अब तक जो हमने सवालों की जर्नी की है, बहुत इजी सवालों पर बात की है. आई होप सो कि आपको मजा आ रहा होगा. लेकिन कई बार बहुत इजी सवाल बोरियत भी देते हैं. तो अगर आप इतने देर में बोर हुए होंगे, पॉज करिए, फ्रेश होइए, फिर शुरू होइए. लेकिन एक बात मानिए कि प्रीवियस ईयर को कंप्लीट किए बगैर आप तैयारी को अधूरा छोड़ रहे हैं. प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट आपकी तैयारी के मूल हिस्से हैं. अगर आपने इसको कर लिया तो आपकी तैयारी में आधी जंग आपने जीत ली है. तो दैट्स वाई. चलिए, नेक्स्ट सवाल भी है आपके पास. फिर से एक स्टेटमेंट है कि एवरी पर्सन शुड हैव हिज ओन आइडेंटिटी कार्ड. हर एक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए. और दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया, ब्लड ग्रुप, कंप्लीट एड्रेस और टेलीफोन नंबर इन केस ऑफ इमरजेंसी शुड बी मेंशन इन दैट कार्ड. यानी आपातकाल के मामले में उस कार्ड पे ब्लड ग्रुप, फोन नंबर और पूरा पता होना चाहिए. अब सोचिए कि ये क्यों लिखा गया है. एक स्टेटमेंट दिया गया है कि ये दो चीजें, कि हर एक के पास एक आईडी कार्ड होनी चाहिए और आईडी कार्ड में फोन नंबर, एड्रेस होना चाहिए. तो ये जब आप कोई पढ़ते हैं, ये कथन पढ़ते हैं, तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? ब्लड कैन नॉट बी डोनेट अनलेस द ग्रुप इज मेंशन. ऐसा नहीं है भाई. जरूरत पड़ेगी, मान लीजिए कार्ड नहीं है, तो क्या उसको ब्लड दिया ही नहीं जाएगा? ये तर्क ही गलत है. किसी भी परिस्थिति में किसी को भी अपना फोन नंबर नहीं भूलना चाहिए, यह भी गलत बात है. यह बात बोलने का उद्देश्य नहीं है. अगर भूलना नहीं चाहिए होता तो वो आईडी कार्ड की बात नहीं करता. उसने आईडी कार्ड की बात की है. तो यहां का इफ इंजरी इज फेटल द पुलिस नीड टू इंफॉर्मेशन. अगर इंजरी घातक है तो पुलिस को जानकारी की आवश्यकता होती है, और आईडी कार्ड होगा तो वो पुलिस जानकारी ले लेगी. तो यानी उस पूरे लाइन का उद्देश्य ये है. और यहां ऑप्शन नंबर थर्ड यानी ऑप्शन नंबर सी सही है. बहुत इजी था, इसलिए बहुत टाइम नहीं लूंगा. और ऐसे भी लंबे वीडियो बनाने का कोई मेरा उद्देश्य नहीं है. मेरा उद्देश्य केवल यह है कि आप पेपर को जानें, और पेपर को जानने के लिए मैं जल्दी से जल्दी सवाल कराना चाहूंगा. अगले सवाल की ओर चलते हैं. यहां बोला गया कि एक वर्ड दिया गया है, इसके शब्द यानी कि इसमें जो लेटर लिखे गए हैं, शब्द के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द नहीं बन सकता. तो इसमें जो लेटर लिखे गए, इससे कौन सा शब्द नहीं बन सकता? तो मुझे पहली नजर में ही 9 नजर आ रहा है, बिकॉज 9 के अंदर एन 2 बार है, जबकि यहां जब हम पढ़ रहे हैं तो एन मात्र 1 बार है. कहने का मतलब देखिए कि CRAB, तो यहां से CRAB 4 लेटर लेकर यह वर्ड बनाया जा सकता है. BARE, BAR और E ये लेटर लेकर भी वर्ड बनाए जा सकते हैं. RICE, RIC और E इनसे भी लेटर बनाए जा सकते हैं. 9 का वर्ड आप नहीं बना सकते, बिकॉज इसमें 2 टाइम N है, और पूरे वर्ड में आपके पास N एक ही बार है. तो आंसर हो जाएगा B. आई होप सो. ये भी बहुत इजी सवाल था. कंसंट्रेशन चाहिए. ये सवाल खूब आता है डिक्शनरी ऑर्डर, कि डिक्शनरी में जब हम चीजों को अरेंज करेंगे तो कौन पहले कौन बाद में, नहीं आता. क्रमानुसार नहीं है. यानी कि अगर मैं वर्ड देखूं तो अल्फाबेट में AERI, तो यहां पर ही दिख रहा है ये गड़बड़ है, बिकॉज अल्फाबेट में आई पहले और आर बाद में आता है. जबकि यहां, एक मिनट, अच्छा सॉरी, ये सवाल है किस शब्द के स्वर
इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वॉवेल आर नॉट इन अल्फाबेटिकल। तो यहां अगर देखें तो वॉवेल है ए ई आई ओ यू, लगातार ए ई आई ओ यू, यहां भी ए ई आई ओ यू, यहां है ए, आई पहले आ गया तो आंसर यही हो गया, क्योंकि यहां भी ए ई आई ओ यू वॉवेल का लगातार क्रम यहां नहीं है, इसलिए आंसर है। चल फिर से बात करें तो एनालॉजी कि बर्ड ये यहां पर और बियर से, तो पक्षी चहचहाते हैं, क्रिप और बियर का गुर्राना। नेक्स्ट सवाल आइए, फिगर नॉन वर्बल पिक्चर रीजनिंग, जो अपने आप में बहुत इजी होते हैं। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसलिए रिलैक्स, जल्दी जल्दी हम सॉल्व कर रहे हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, जो लोग इस वीडियो को देखकर सॉल्व कर रहे हैं पॉज करिए, आंसर भी कमेंट बॉक्स में दीजिए, और कहीं पर आपको कोई समस्या आ रही हो तो वहां पर आप सवाल लिखिए, मैं उसको जवाब देने की उसकी पूरी कोशिश करूंगा। जब हम यहां बात करते हैं डाइस की, तो डाइस में हमने पढ़ रखा है कि यहां पर एक लेयर छोड़कर एक दूसरे की चीजें अपोजिट होती हैं। अपोजिट इन द सेंस कि अगर ये स्टार है तो स्टार के विपरीत सर्कल, डॉट के विपरीत प्लस, और स्क्वायर के विपरीत लाइन। यानी कि आप बात कर रहे हैं कि स्टार के विपरीत सर्कल, एक घर छोड़कर जो होगा वो अपोजिट होगा, डॉट के विपरीत प्लस, और स्क्वायर के विपरीत लाइन, इसके विपरीत ये होगा। यही हमने पढ़ा है कि एक घर छोड़कर जो नंबर होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसके अलावा हमने ये भी बात की कि दो अपोजिट एक साथ दिख नहीं सकते, यानी कि ऑब्वियस ही बात है कि अगर स्टार और ये डॉट, स्टार और सर्कल अपोजिट हैं, और स्टार यहां दिख गया तो सर्कल मुझे नहीं दिख सकता क्योंकि वो तो नीचे चला जाएगा। तो हमने ये पढ़ा हुआ है क्लास में कि दो अपोजिट एक साथ दिख नहीं सकते और दो अपोजिट एक साथ छिप नहीं सकते। तो यहां पर बात हुई कि कौन सा नहीं बन सकता है। तो मैं अगर यहां देखूं, इसी को देखते हैं, पहला है कि ये दोनों एक साथ दिख नहीं सकते और ये दोनों एक साथ छिप नहीं सकते। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो ये दिख रहा है स्क्वायर, और ये लाइन भी दिख रही है, जबकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के अपोजिट ये लाइन है, तो लाइन को नीचे होना चाहिए। ये दोनों दिख गए तो ये वाला फिगर नहीं बन सकता, और ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर हो जाएगा। ये ए है, बी है, सी और डी है, तो यहां पर हम डी आंसर दे देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देंगे। हाँ, ये है डिसीजन मेकिंग का सवाल, इसको जरा समझेंगे। ये भी बैंकिंग का कभी हिस्सा होता था, लेकिन यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल में 3 सवाल हर बार आ रहे हैं और बहुत फिक्स सवाल हैं। दैट्स वाई इस पर ध्यान दीजिए। केवल रीडिंग कैपेसिटी, सवाल की लंबाई चौड़ाई बड़ी होने से सवाल टफ नहीं हो जाते। इसने एक पूरा लंबा चौड़ा लेक्चर दिया है, इंग्लिश में भी है और ये सब लेक्चर हिंदी में भी है। ये आपकी हिंदी में है, यानी इसने कहा, एक पूरी कहानी सुनाई, 2 मिनट पढ़ा लेते हैं। एक, इस पूरी कहानी का उद्देश्य यह है, कहा गया कि एक पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जाए। तो पासपोर्ट के लिए जब अप्लाई करते हैं तो कुछ कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, कि आवेदक का जन्म देश में होना चाहिए, मान लिया, या उसका विवाह देश के नागरिक के साथ होना चाहिए। आवेदक का खुद में जन्म होना चाहिए देश में, या उसका विवाह देश के नागरिक के साथ होना चाहिए, तभी पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। आवेदक के पास नाम, पता और उम्र के प्रमाण पत्र की आईडी कार्ड होनी चाहिए। शिक्षा का प्रमाण होना चाहिए कि 12वीं पास होना चाहिए, और यदि वह नाबालिग नहीं है तो, यानी कि अभी 12वीं पास हो जाए और वो मैच्योर होना चाहिए। अगर नाबालिग है और 18 साल से कम है तो माता पिता में से किसी एक की आईडी लगेगी। सही बात है भाई, तो ये रूल हो गए। पासपोर्ट अगर दोबारा जारी करना है तो आवेदक को पुराना पासपोर्ट जमा करना होगा, और नए मुद्दे के लिए आवेदक को शपथ पत्र देना पड़ेगा, एफिडेविट देनी पड़ेगी। फिर 3 कंडीशन है। यदि आवेदक का जन्म, ए का मतलब आवेदक का जन्म देश में होना चाहिए, ठीक है, लेकिन आवेदक का जन्म देश के बाहर हुआ है। ए वाली कंडीशन में भी सब क्लॉज कहते हैं इसको,
कि आवेदक का जन्म देश में होना चाहिए या उसका विवाह देश के नागरिक के साथ होना चाहिए। इसमें यह बोला गया अगर आवेदक का जन्म देश के बाहर हुआ है तो आवेदक को पहले हेड ऑफिस भेजना पड़ेगा, यानी कि देश में हुआ तो ठीक, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन है कि देश के बाहर उसका जन्म हुआ है तो हेड ऑफिस भेजिए। सी में एक कंडीशन डाली गई है कि अगर शिक्षा का प्रमाण 12वीं पास होना चाहिए, तो बोला गया यदि 12वीं उत्तीर्ण नहीं है तो फिर से हेड ऑफिस भेजिए आप। फिर बोला गया ई, यानी कि अगर दोबारा जारी करना है तो यदि वो पुराना पासपोर्ट खो देता है तो फिर से नया बनाने की प्रक्रिया शुरू करनी पड़ेगी। ये कंडीशन है। इसके बेस पर आपके पास 3 सवाल आए थे, तो आप इन तीनों कंडीशन को साथ में रख सकते हैं। 1 मिनट। चलिए, यहां आपके पास सवाल है कि एक 15 साल का विजय है जो देश में जन्मा हुआ था। तो भाई देश में जन्मा है तो उसकी पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, उसके पास आईडी कार्ड है, दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई, पहली फुल दूसरी फुल। अभी तक उसने 12वीं पास नहीं की है, तो भाई 15 वर्ष का है तो बोला गया अगर 18 साल से कम है तो 12वीं पास की जरूरत नहीं है, उसके लिए माता पिता में से किसी एक की विशिष्ट पहचान होनी चाहिए, क्योंकि 12वीं पास का प्रमाण पत्र तब है जब वो नाबालिग था। तो जब ये 15 साल का ही है तो 12वीं पास नहीं की इससे मतलब नहीं है, लेकिन उसकी मां का पहचान पत्र है, तो यानी कि डीवी क्लियर है, लेकिन उसके पिता के पास नहीं है, कोई बात नहीं, यहां पर उसके लिए कंडीशन ही नहीं है, तो तुरंत ये सारी कंडीशन फुलफिल करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि इसको पासपोर्ट अलॉट कर देना चाहिए। बहुत लंबी लग रहा होगा यहां, लेकिन है नहीं, एक बार आप ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो मैं इसका मेथड कभी और बताऊंगा, तत्काल तो भी आप इसको पढ़ लीजिए, इसी से आप आंसर दे सकते हैं। तो 78 का आंसर आपका पासपोर्ट दे देने जैसा है, तो ये वाला पार्ट डन। अगले सवाल पे आए, इस पर 3 सवाल होते हैं। चलिए यहां पर बात करें तो इसने बोला कि 21 वर्षीय सैम, तो पहली बात तो 21 वर्षीय पढ़ते ही माइंड में आ गया कि वो माइनर नहीं रहा, यानी उसकी उम्र है। सैम की शादी रीटा से हुई है, जो देश की नागरिक है। जो जब भी आता है तो बगल वाले के लिए आता है, तो जो देश की नागरिक है यानी रीटा देश की नागरिक है, तो सैम की शादी हुई है। नए पासपोर्ट के लिए शपथ पत्र उसके पास है, उसके पास अपनी और अपनी पत्नी के दोनों के पहचान पत्र हैं। तो पहली बात, रीटा देश की नागरिक है, सैम के बारे में नहीं बोला गया, तो पहली कंडीशन ही थी कि जन्म देश में होना चाहिए और उसका विवाह देश के नागरिक से होना चाहिए। तो जन्म देश में नहीं है, उसका विवाह देश के नागरिक के साथ हुआ है और उसका विवाह देश के नागरिक से हुआ है, तो पहले वाले में एक सब क्लॉज था कि अगर आवेदक का जन्म देश से बाहर हुआ है तो उसको पासपोर्ट के लिए हेड ऑफिस भेजा जाए। तो तुरंत इसको हेड ऑफिस भेजिए भाई, रेफर टू हेड ऑफिस, ऑप्शन नंबर सी। आई होप सो बहुत इजी सवाल आपको लग रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल पे। यहां भी 80 सीमा, ओके ये गड़बड़ है। सीमा ने अपना पुराना पासपोर्ट खो दिया है, वो 75 वर्ष की है, उनका जन्म देश के बाहर हुआ था, जन्म ही देश के बाहर हुआ था, उनके पास पहचान पत्र भी नहीं है, जन्म भी देश के बाहर है, शादी का पता नहीं कि किससे शादी हुई है, उसके पास पहचान पत्र भी नहीं है, 12वीं पास भी नहीं है, तो ये किसी कंडीशन को फुलफिल करती ही नहीं है, तो रिजेक्ट कर देते हैं इसका पासपोर्ट। पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर रही, देश के बाहर है, आईडी भी नहीं है,
12वीं तक ही शिक्षित है, जब 10वीं तक शिक्षित है, हमें 12वीं तक चाहिए। तो बहुत इजी सवाल है, बहुत टफ नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो लंबा बनने का कोई उद्देश्य मेरा है नहीं। मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप कवर करें, तो बचे हुए सवालों को भी जल्दी से देखते हैं। ये एक सीरीज है कि अगर ये पैटर्न जारी रहे तो यहां पर क्वेश्चन मार्क क्या आने वाला है। तो यहां पर देखिए कि ये इस कोने से इस कोने पर शिफ्ट हुआ है और यहां से नीचे की ओर शिफ्ट हुआ है। तो ये पैटर्न कि एक कॉर्नर यहां से यहां की शिफ्टिंग, फिर नीचे की ओर शिफ्टिंग, तो अगली बार यहां की शिफ्टिंग तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट और ये भी ऑप्शन एलिमिनेट, ये दोनों रहेंगे। ऑल्सो पिक्चर की डायरेक्शन देखिए, तो ट्रायंगल की जो स्ट्रक्चर की बात करें कि ट्रायंगल एकदम जैसा है वैसा ही अपने आप में वो शिफ्ट हो गया है, जो है वही शिफ्ट हुआ सेम डायरेक्शन में, तो ये वाला पार्ट हो ही नहीं सकता, आंसर यही है। तो फिर भी अगर मैं इसको भी दोबारा भी देखूं, मान लीजिए सर आप ये क्यों देख रहे हैं, ये देखिए, आइए भाई, ये वाला यहां शिफ्ट हो गया, फिर ये ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये इस कोने में शिफ्ट हो जाएगा, और इस कोने में नहीं है, इस कोने में नहीं है। ऑल्सो इसके अंदर रोटेशन है कि ये क्लॉकवाइज मूव कर गया है, फिर और घूमा है, तो और घूमकर यहां होगा। बट मैंने फिर से कहा, पिक्चर रीजनिंग में एलिमिनेशन, छांटना बहुत जरूरी है, जितनी जल्दी जल्दी छांटेंगे उतना बेहतर रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ऐसे इसका आंसर क्या था, इसका आंसर सी था। चलिए, ये भी एक श्रृंखला है, लेकिन यहां जब एक जैसा दिखे चार पिक्चर, तो इसको कई बार कंपेयर करते हैं कि इन दोनों को कंपेयर करिए, इन दोनों को अलग अलग कंपेयर करिए। तो यहां दिखा कि ये चीज 90 डिग्री घूम गई है, तो यहां भी 90 डिग्री घूम जाएगी, तो आपके पास ये तो होगा नहीं, आपको इसी में ढूंढना है। इसका और इसका कंपैरिजन करें, तो मैं देख रहा हूं कि ये दोनों आपस में बदल गए, यानी कि स्क्वायर और ट्रायंगल आपस में बदल गए, स्क्वायर और ट्रायंगल आपस में बदल गए, केवल सर्कल की जगह आधा हो गया, एक नया पिक्चर आ गया। एग्री? तो यहां भी इन दोनों की पोजीशन आपस में बदलनी चाहिए, यानी कि सर्कल मिड में और ये वाला, और ये अगर आधा हो जाए तो रेक्टेंगल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये भी बहुत इजी सवाल था। ये बोला गया है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लाइन रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन इमेज। मैं फिर से कह रहा हूं, बहुत स्पीड में बनाने की कोशिश है आपके लिए, क्योंकि टाइम बहुत प्रीशियस है। तो कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, सवाल करिए, कोई समस्या नहीं, हम बात करेंगे। यह बोला गया कि न्यूनतम कितने पंक्तियों की आवश्यकता है, जरूरत है, यानी कि नंबर ऑफ लाइन पूछ रहा है। तो पहले हॉरिजॉन्टल लाइन गिन लेते हैं, कुछ भी आपको गिनना हो। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन के नाम पर इकलौती लाइन है एक, वर्टिकल लाइन के नाम पर एक के बाद ये 2 3, ठीक है। बाकी तिरछी लाइनें हैं, तो 1 2 3 आपने गिना, उसके 4 5 6 7 8 9 10 और 11। इसमें कुछ करना ही नहीं था, कोई ट्रिक लागू नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, 11 लाइन है मिनिमम। मिरर इमेज कहता है चीजें ठीक सामने और उतनी दूर बनेंगी। तो जब आप इसका मिरर इमेज सोचेंगे, क्योंकि यहां पूछा गया कि ये लाइन है तो मिरर है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला पिक्चर, ये अगर है सॉरी, इसका इमेज यूं बनेगा, ये अगर बनेगा तो इसकी इमेज यूं बनेगी, और मैं ये इमेज यहां नहीं देख पा रहा हूं, कैंसल, यहां नहीं है कैंसल, यहां और यहां भी नहीं है, तो कैंसल ऑप्शन नंबर सी। बाकी क्यों देखें, बट अगर बाकी बनाना भी पड़े तो यूं बनाएंगे, यही है, और ये यहां पर होगा, तो इट्स ओके। केवल एक को देखकर अगर चीजें एलिमिनेट हो रही हैं तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, बाकी लोग इसको आंसर देकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं, कि मैं देखूंगा कि आप कितने लोग हैं जो इस टॉपिक के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, याद मतलब समझ रहे थे। तो इसलिए कई लोग अगर वीडियो देख भी रहे हैं तो आंसर को कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करेंगे। यहां कहा गया पेपर फोल्डिंग, ये अगर ये ओपन हो, यानी कि जब कागज का टुकड़ा है ये मुड़ा, ये एरो बता रहा है कि यूं मुड़ा, फिर ये बता रहा है ऊपर मुड़ा, तो ये ऐसा हो गया।
अब ये ओपन होगा तो कैसा दिखेगा? तो पहली बात तो ये ओपन होगा तो ये यहां और यहां पर का कट है, ये तो ऐसा ही होना चाहिए। और यहां पर अगर मैं देखूं तो इसमें ये ट्रायंगल का कट यहां नहीं है, इसलिए एलिमिनेट करते हैं। दूसरी बात कि जब ये ओपन होगा तो ये इस लाइन के रिस्पेक्ट में ओपन होगा, तो इसका मिरर इमेज यहां बनना चाहिए, ये है, ये भी मिरर इमेज है। यहां अगर आए तो इसको यहीं पर देखते हैं कि ट्रायंगल की स्थिति यूं बनी है और ट्रायंगल यहां ऐसा है, ये ट्रायंगल यूं नहीं है, एलिमिनेट। यहां भी ऐसा नहीं है। इस केस में कि इसका नोब यहां होना चाहिए और वो नोब यहां है। जब ये ओपन होगा तो यूं, और ये यहां पर बन रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चले। फिर से बोला गया है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में उनके क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें और जो पहले आए उसे चुने। ये तो इजी है कि जो पहले आ जाए उसे चुनना है डिक्शनरी ऑर्डर में। तो हमें मालूम है कि डिक्शनरी ऑर्डर में अल्फाबेटिकली PRE 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 सब में आएगा। VT, V अल्फाबेट में होता है 22 पर, T होता है 20 पर। तो ये तो गया, पहले ये आ नहीं सकता। V ये भी नहीं आ सकता और T यहां है, लेकिन अगला है E और T, तो ये भी कैंसल। और डिक्शनरी में ऑप्शन नंबर डी। बहुत इजी सवाल था। ये एक सीरीज की बात कर रहा है कि इस सीरीज में आगे जाकर क्या आएगा। सबसे बड़ी बात, इस वर्ड के मीनिंग्स का कोई कोलैबोरेशन नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा। यहां पर अगर बात करें तो सीरीज में अलग रेटिना, अलग नेशनल, अलजेब्रा, कहीं कोई मीनिंग नहीं है। तो इसके तब वैसे केस में इनके स्पेलिंग पर चलिए, गौर करिए। लास्ट के दो वर्ड NA हैं और यहां नेशनल वर्ड की शुरुआत हुई है। अंतराक्षी खेलते थे, जिस वर्ड से एंड होता था हम वहीं से कहते थे दूसरे गाने की गाओ। तो यहां भी ये अंतराक्षी ही खेल रहा है। NA पर शुरू अंत है तो NA से शुरुआत है। AL पर एंड है तो AL पे शुरुआत है। RA पर एंड है तो RA पे शुरुआत है। तो हमें वो वर्ड चाहिए जो O और R से शुरू हो, और O और R से शुरू होता वो वर्ड यही दिख रहा है, इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी है। जल्दी से खत्म करते हैं, बहुत बचा हुआ है अभी भी। कहा गया कि यहां भी एक श्रेणी, तो जब ये बात करेंगे तो 6, 8, 14, 16, 22 ये नंबर आपको याद होने चाहिए। तो यहां पर +2 +6 +2 +6, अगली बार +2 और +2 का मतलब x। और मैंने जैसा कहा कि तुरंत एलिमिनेट करिए, आंसर यही हो गया। आगे भी देखना चाहे तो अलग बात है। अगर मैं देखूं तो ये 5, 9, 14, 17, 21, तो 5 से 9 यानी कि +4, 9 से 14 +5 प्लस TJ 4, 10, 12, 18, 20, 6, 2, 6, 2, तो 6, तो 20 और 6 26 और Z तब भी आंसर है। ठीक है, ओके चलिए। ये भी बहुत आसान सा सवाल है, बस आपका भ्रम, आप कितने कॉन्सेंट्रेट होते हैं, आपका आई कांटेक्ट। यहां देखिए तो F2 है लास्ट में, और इस बार F यहां और यहां E ने एंट्री मार ली बीच में, गिनती उतने ही है लेटर की। F इस बार यहां और यहां इसके बीच में 2 E आ गए, इस बार F यहां और यहां इसके बीच 3 E आ गए, तो अगली बार देखा F यहां और यहां इसके बीच 4 E आ गए। इस पैटर्न में इस बार लास्ट में F और F के बीच 4 ना होकर 3 और 2 5 E आएंगे, और ऑप्शन नंबर डी। सीरीज था, फिर से समझाऊं कि आपके पास सवाल पूछा गया कि अगर ये सीरीज है तो इसमें क्या आएगा, नेक्स्ट क्या आएगा। तो बहुत इजी कि F और F के बीच 0, यहां F और F के बीच 1, या F और F के बीच 2 E,
यहाँ एफ और एफ के बीच 3E, एफ और एफ के बीच 4E, यहाँ एफ और एफ के बीच 5E, ऑप्शन नंबर। नंबर सीरीज, तो नंबर सीरीज के सबसे पहले डिफरेंस ही निकालते हैं, तो 6.2 और 3.5 के बीच क्या डिफरेंस होगा। माइनस का टर्म लगा है, इट्स ओके, तब भी अगर आए तो आप 6.2 और 3.5 ओरली भी कर सकते हैं। 3.5 को 6 में पहले घटा लेते तो 2.5 आता और 2 जोड़ दे 2.7, तो यहां तब भी 12 में से 5 गया तो 7 और ये 2.7 ही होता, तो 2.7 इसमें जोड़ा गया है तो 3.5 आया। अगला फिर से 2.7 ही जोड़ा गया है, 2.7 जोड़ा गया है तभी आएगा। तो अगली बार इसमें 2.7 जोड़ेंगे, तो 2.7 जोड़ने का मतलब 8 का तो ये गया तो 1.9 और 1.9 ऑप्शन नंबर ए में आंसर है। तो डिफरेंस 2.7 का है। बहुत इजी सवाल था। यहां बोला गया इफ द 5th डे ऑफ द मंथ इज वेडनेसडे, किसी महीने की 5वें दिन वेडनेसडे यानी कि 5 तारीख को बुधवार है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दिन उस महीने के 20वें दिन के 2 दिन बाद, क्या दूसरा 20वें दिन के बाद दूसरा, तो 20वें दिन के बाद पहला हो गया 21वां और 22वां, यानी ये सवाल पूछ रहा है कि 22 तारीख को क्या होगा। इसका सवाल यूं बना कि अगर किसी महीने की 5 तारीख को बुधवार है तो 22 तारीख को क्या होगा। तो इसके कई मेथड हैं, जब हम पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं। तत्काल तो ये इजी सवाल है कि अगर 5 तारीख को बुधवार है तो 22 तारीख को क्या होगा, ये सवाल है। तो मेरे लिए ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी तारीख में 7 दिन जोड़ने से या 7 दिन घटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 7 5 12, 12 + 7 19, तो अब 19 तारीख को भी बुधवार होगा। तो यहां से जोड़ लीजिए कि 19 को बुधवार है तो 20 को गुरुवार है, 21 को शुक्रवार है और 22 को शनिवार है। एक तरीका तो ये है सिंपल, जिनको कुछ नहीं आता वो ये तरीका फॉलो कर सकते हैं। ऑल्सो जिनको मेथड आता है फार्मूला वाला कि 5 तारीख को वेडनेसडे है तो 5 को 4 बोला गया। वेडनेसडे का कोड जिनको याद है एक टॉपिक है जो कोड की तरीके से जिनको मैंने क्लास में लिया, 22 है तो इसमें 7 से भाग लगा देंगे तो 1 बचेगा। तो 5 को 4 बोला गया है कम करके, तो 1 को 0 बोला जाएगा और आंसर हो जाएगा सैटरडे। तो ये हुआ ट्रिकी पार्ट और ये हुआ कैलकुलेटिव पार्ट। जो आपको अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सैटरडे। यहां भी आए तो ये सवाल है सीरीज का, तो दिख रहा है ए बी, ए से बी पर जाना यानी +1, यहां से डी पर जाना +2, यहां से जी पर जाना +3, तो अगली बार +4 और जी +4, के और के से आपकी शुरुआत 2 जगहों पे है। फिर आए तो यहां आपसे बात की गई है जस्ट लाइक f+0, f+g यानी +1, g +2 और i +3, तो i+3 यानी कि 12 और आंसर ऑप्शन नंबर बी। एग्जाम में जब भी सवाल आए तो कभी भी सवाल में पूरा आंसर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एलिमिनेट करिए और आंसर। ठीक है, चलिए ट्राई करिए। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इजी सवाल होते हैं, कुछ इसमें करना नहीं है। फिर से मैंने कहा कि वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए, दैट्स वाई इसे हम थोड़ी स्पीड में बात करें। ट्राई कर रहे हैं आप करिए, कोई बात नहीं। यहां पर यह बोला गया है कि भाई वाटर इज ड्रिंक, इतना लिखना नहीं होता, ये बात एग्जाम में मैंने क्लास में बताई है। फिर यहां है जूस इज ड्रिंक को 219, तो वाटर और जूस, सॉरी जूस इज ड्रिंक का नाम है, जूस इज ड्रिंक का नंबर है 316। मैं यहां लिख देता हूं 639316। इतना लिखना नहीं होता बट फिर भी बात कर रहे हैं। और वाटर और जूस
के लिए आपको लिखना है 219। तो आपको कोड बताना है और का। तो सवाल पहले कंसंट्रेट करिए कि और का कोड बताना है, तो और तो आपको यही है, यानी इस वाले सेक्शन में ये 219 में ही कोड होगा, तो ऑप्शन के अंदर में तो 3 हो नहीं सकता। ऑल्सो अगर आपको वाटर और जूस का कोड पता चल जाए तो और का कोड जो बचेगा वो आंसर है। तो यहां पर अगर आए तो मेरे पास वाटर, ड्रिंक इस दोनों में इज और ड्रिंक कॉमन है, हमें इज और ड्रिंक चाहिए नहीं, यानी ये तय है कि इज और ड्रिंक का कोड 3 और 6 ही रहा होगा। इज और ड्रिंक का कोड 3, 6 रहा होगा, मतलब 3 और 6 का मतलब ये हो गया कि यहां से वाटर का कोड है 9, वाटर का कोड है 9 और जूस का कोड है 1, और हमें वाटर और जूस का कोड नहीं चाहिए, हमें चाहिए और का कोड, और का कोड क्या निकल कर आया 2। नेक्स्ट सवाल कोडिंग डिकोडिंग का है। चलिए तो जल्दी से बनाते हैं। यहां पर बोला गया है कि रीच का कोड 4271 है, तो यानी कि फिर से अगर मैं यहां पढ़ूं SN स्नो का कोड 8396 है, तो आपको क्वाइन का कोड बताना है। तो यहां कोई लॉजिक नहीं लगी हुई है, सिंपल पोजीशन के आर के लिए 4, आई के लिए 2, सी के लिए 7, एच के लिए 8। तो क्वाइन का कोड बताना है तो सी का कोड आप यहां से लेंगे 7, और ऑप्शन में आपको 7 यही दिख रहा है। ऑल्सो ओ का कोड लेंगे 9, और वो 9 है। फिर है आई का कोड, और आई का कोड आप लेंगे 2, वो यहां दिख रहा है, और एन का कोड आप लेंगे 3, और वो पोजीशन बेस्ड कोडिंग की बात कर रहा है। तो बहुत इजी सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग बहुत इजी होते हैं, कुछ है नहीं, क्योंकि एक ही इक्वेशन है तो पहले ही यहां पुट कर लीजिए। इसमें कहा गया कि प्लस को क्रॉस, तो प्लस की जगह क्रॉस, माइनस को प्लस, माइनस को प्लस, क्रॉस को डिवाइड, क्रॉस को डिवाइड, और माइनस डिवाइड को माइनस, ऐसा। लेकिन जब ये सॉल्व करते हैं तो इसमें बोर्ड मास को वैल्यू देते हैं, जो बोर्ड मास पहले आता है। तो यहां पर डिवाइड पहले आएगा तो 6, और 2 को डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 होगा, और 9 पहले से है तो ये सॉल्यूशन बना 9 + 3 12, 12 - 3, और ऐसे भी है माइनस माइनस कैंसिल, तो आंसर 9। सिंपल था। तो कांस्टेबल के पेपर में बहुत इजी सवाल आए थे, लेकिन सवालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, दैट्स वाई टाइम का प्रेशर बना। पेपर इजी था, पेपर के इजी होने का मुद्दा केवल सवालों का नहीं होता, टाइम के अंदर बनाने का होता था, क्योंकि टाइम के अंदर बहुत सवाल आए थे, इसलिए सवाल स्पीड के मुद्दे पर देखा गया, लेवल या कॉन्सेप्ट या टफनेस के मुद्दे पर कुछ भी नहीं था। स्पीड कितनी जल्दी आप बना पाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर अगर देखें ऐसा, तो यहीं पर दिख रहा है कि h को आपने याद किया है 8, और ये है 10, तो +2, 5 और 7 +2, 12 14 +2, 9 11 +2, यानी हर एक लेटर अपने पोजीशन से 2 ज्यादा है। तो यहां भी अगर मैं करने लगूं तो b के लिए +2, तो d, और d का ऑप्शन तो यही है। फिर से पूरे आंसर को बनाने की जरूरत है ही नहीं, बस एलिमिनेट करना है। और इस सवाल में या इस पेपर पे बात हुई थी, स्पीड ही सब कुछ है। अगला सवाल आया था ब्लड एशन को लेकर, और यहां पर मैंने ये बात की थी कि जब सवाल के अंदर एक ही इक्वेशन हो तो आप उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहां पर जब बोला गया कि x क्रॉस स्टार y, x स्टार y, तो स्टार का मतलब है पिता, तो इसको हमने डायग्राम दिया है कि पिता है तो वो पुरुष और एक पीढ़ी ऊपर। एट द रेट ऑफ, तो एट द रेट ऑफ का मतलब है ग्रैंडसन, तो यहां इसको पढ़ेंगे कि y इज ग्रैंडसन ऑफ z, तो y ग्रैंडसन है z का, और z हैश w, और हैश का मतलब है वाइफ, तो यहां पर z वाइफ है w की। तो पढ़कर डायग्राम आपको ब्लड रिलेशन में आता है। और बोला गया कि यदि z को केवल एक पुत्र है तो इसका क्या मतलब है।
तो WX की माँ है, माँ को माइनस से डिनोट करते हैं हम, तो W तो यहां पिता है इसलिए कैंसिल। WX के पिता है और यहीं पर दिख रहा है कि ये माँ तो उसके पिता और WX के पिता है। तो बहुत इजी सवाल था, मैं फिर से कह रहा हूं। नेक्स्ट सवाल पे इसलिए चलते हैं। चलिए, यहां भी इस बार बहुत सारे इक्वेशन आ गए, अब बैठ के सबको ड्रॉ नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं है। लेकिन बोला गया आई के पति की बहन है, तो आई को एक पुरुष होना है या महिला? तो जवाब होगा वह बहन है तो आई को महिला होना है। आई के बगल में लिखा है परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब है पी, पिता है, तो आई पिता होंगे तो ये पुरुष होगा, और कोई भी पुरुष बहन नहीं हो सकती। तो सेम ये भी पार्ट कैंसिल और ये भी कैंसिल, यानी आंसर के लिए आपके पास यही दो ऑप्शन है। देखते हैं, आई के बाद है दिस वन, तो यहां लिखा है कि पी बहन है, तो ठीक है भाई, आई बहन है, जी की दोनों में सेम डायग्राम है। डिवाइड का मतलब है पिता, तो जी पिता है एच के, और स्टार का मतलब है आपके लिए पुत्री, तो एच पुत्री है के की, तो ये स्माइल। और यहां बोला गया आई के पति की बहन है, तो के पति की बहन है, और यही डायग्राम अपने आप में सही है। तो मैं फिर से अपनी बात दोहरा रहा हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल बहुत ज्यादा नहीं था, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा थी, तो सब कुछ वहां स्पीड पर डिपेंड कर रहा था, क्वेश्चन के लेवल पे नहीं। यहां भी एक सवाल है कि तुम मेरी एम ने एन से कहा। जब ऐसे सवाल आते हैं तो ये पहली बात होती है कि किसने किससे कहा, और कहने वाला पुरुष है या महिला। तो यहां पर अगर आगे देखें तो ये लिखा है एम एक महिला है, तो एक महिला ने एन से कहा। तुम यानी एम के बारे एन के बारे में है, मेरी यानी एम अपने बारे में बात करी, यानी महिला के बारे में बात हो रही है। बेटी के पिता, तो बेटी के पिता, अगर कोई महिला कहे कि मेरी बेटी के पिता, तो बेटी के पिता का मतलब पति। पति की मां, यानी इसके बदले आप लिख सकते हैं सास। सास के बेटे, तो तुम मेरे सास के बेटे हो, तो भाई एम ने एन से कहा कि तुम मेरी सास के बेटे हो, तो ऐसा कि एम एक महिला है, जिसकी शादी हुई है, उसकी सास है और उसका कोई बेटा है एन। तो महिला कह रही है कि तुम मेरी सास के बेटे हो, तो यानी कि उसके पति एन एम के पति का भाई है। सही आंसर है, नहीं आया समझ? आते हैं, फिर से पढ़ते हैं। आपका सवाल है कि पति भी हो सकता है। पहली बात तो एम महिला है, तुम यानी वो एन को कह रही है मेरी बेटी के पिता, तो मेरी बेटी के पिता तो हो नहीं, मेरी बेटी के पिता यानी मेरे पति। तुम मेरे पति की मां, पति की मां के बदले क्या लिखेंगे, चलेगा? सास के बेटे हो, तुम मेरे सास के बेटे हो, पति हो सकता है, पति का ऑप्शन आपके पास है कि तुम मेरे पति हो, तो एन एम के पति का भाई है। आप एग्जाम में आंसर चुनने नहीं जाते, आंसर देने नहीं जाते, आंसर चुनने जाते हैं। ससुर है नहीं वो, पुत्र है नहीं वो, पिता है नहीं वो, तो इसलिए क्या लगाएंगे? क्लियर है? कोई डाउट है तो बता सकते हैं। चलिए, वेन डायग्राम बहुत इजी होता है, बनाया है कभी? बनाइए। यहां बोला गया कि एक रिप्रेजेंटेशन है, और यहां पर बोला जा रहा है कि स्क्वायर जो है अकाउंटेंट पे है, ये स्क्वायर अकाउंटेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल ट्रायंगल आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वृत्त योजनाकार प्लानर, और रेक्टेंगल मैन। ठीक है, तो बोला गया अक्षरों का कौन सा समूह पुरुषों को दर्शाता है जो कलाकार हैं? हमें ज्यादा चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए? मैन चाहिए, जो आर्टिस्ट है। तो मैन का मतलब अगर आप मैन लेने लगेंगे तो आपको रेक्टेंगल में आना पड़ेगा, बाकी आपको चाहिए नहीं। लेकिन इसके अंदर फिर क्या चाहिए? आर्टिस्ट। तो इसके अंदर आर्टिस्ट वो है जो ट्रायंगल में है, यही बचे ए और बी, और ये आंसर है। बहुत इजी सवाल था।
और फिर से जो इसे लाइव देख रहे हैं उनके लिए मैं बार बार कह रहा हूं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई नहीं था, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा थी। तो यहां पर कंपटीशन स्पीड को लेकर था कि किससे जल्दी बना, किससे बना, इस बात का कंपटीशन तो था ही नहीं, क्योंकि बहुत इजी सवाल था। चलिए नेक्स्ट सवाल वो बताइए। ये तो आप देख के बता सकते हैं भाई। राजस्थान, भारत और एशिया। तो राजस्थान भारत का हिस्सा है और भारत एशिया का हिस्सा है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल। ऑड वन आउट किसमें सबसे अलग क्या है, इसको चुनना है। यहां पर दिखते ही ये पॉइंट अगर गौर करिए कि जितने भी सर्कल हैं, जितने भी लाइन है, सब में एक साइड डॉट है और एक साइड क्लियरिटी में है। तो यहां डबल साइड डॉट है, तो यही इसको अलग करता है। चलिए यहां भी ऑड वन है और ये सवाल पहली नजर में देख के लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, जबकि अगर गौर करिए जैसे क्यू टी ओ, क्यू टी ओ, क्यू टी ओ, ये सारे के सारे मेंबर इसमें भी है। क्यू टी ओ यहां भी है, क्यू टी और ओ यहां भी है। चलिए जेड एच एम, जेड एच एम, जेड एच एम, जेड एच और एम सब में है, तो ये भी सब में अवेलेबल है। आई एन डब्ल्यू, तो एन और डब्ल्यू तो है, आई इसमें रुकते हैं। आई एन डब्ल्यू, आई एन डब्ल्यू, यानी कि यहां मेंबर ही गायब हो गए हैं। आई यहां है और आई के बदले यहां क्या दे दिया गया है, और यही ऑड वन है। नहीं यही ट्रिक नहीं है, कई तरीके हैं, लेकिन इस सवाल में यही तरीका लगेगा। चलिए एनालॉगी है कि नेकलेस, ज्वेलरी, हार, आभूषण। तो नेकलेस ज्वेलरी का ही एक सबसेट है। जब आप ज्वेलरी की बात करते हैं तो कंगन, नेकलेस, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब आप कलम की बात करें तो स्टेशनरी का हिस्सा है ना, तो आंसर ही स्टेशनरी, सिंपल। हाँ आपकी क्लास में नहीं हुआ लेकिन इट्स ओके, बनाइए। ये कहता है कि कौन सी आकृति है जो इसी में छुपी हुई है। तो इसको इमेजिन करना है इसके अंदर। जैसे मैं अगर यहां पर देखूं तो ये मेरे लिए, अगर सोचिए ये लाइन यहां होती, यूं होता, ये लाइन इसी में छिपा होता या नहीं होता, तो आंसर ए होता। नेक्स्ट, कौन सा इस पैटर्न को पूरा करेगा। तो अगर इस बात पे भी देखिए तो इसको, डब्बे को देखिए, इस कोने में है, अगली बार रोटेट होकर इस कोने में आया, नेक्स्ट इस कोने में है, तो अगली बार कहां जाना चाहिए, ऊपर। और ऊपर के नाम पर ऑप्शन नंबर बी, और कहीं एक तो यहां है, लेकिन अगर मैं फिर इसको भी लेकर आऊं तो ये कंप्लीट यहां, और ये लाइन है, तो यानी कि यहां पर से क्रॉस करके हर डब्बे में दो लाइन चाहिए ना आपको, बी नहीं, दो लाइन भी तो चाहिए। तो ये दो लाइन तो सब में एक एक लाइन है। चलिए नेक्स्ट, बहुत इजी सवाल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के हर साल के प्रीवियस ईयर में आया है, हर प्रीवियस ईयर में। ये कहता है कि इन ऑप्शन से कौन से ऐसी आकृति है जो इसको बनाया जा सकता है। मतलब ये, आप जैसे गौर करिए, ये एल नुमा आकृति है या टी नुमा आकृति है। तो टी नुमा आकृति आपको यहां दिख पाएगी। इस छोटे से हिस्से को अगर आप देखना चाहते तो आपको यहां दिख जाता। फिर इस तीन वाले हिस्से को अगर आप देखना चाहें या इस वाले हिस्से को देखना चाहें तो आपको ये दिख रहा है, लेकिन तीन ही है, यहां पर दो आ गया, इससे तो नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है। सेम अगर मैं ये सवाल यहां देखूं, टी, तो टी ढूंढिए, तो ये टी आपको यहां तक मिल गया, पहला मिला। इस एल की बात करें तो तीन के साथ एल मैं यहां से यहां ढूंढ लेता हूं। फिर अगर मैं बात करूं उस एल की, बड़े वाले एल की, तो यहां है तीन और दो, तो तीन और दो ये है। अच्छा हाँ, एक मिनट,
ठीक है, फिर भी देखिए, आइए इस वाले को अगर मैं रोटेट करके यहां देखूं तो चलेगा। ये 3 और 2, तो इस वाले को अगर मैं 3 और 2 यहां तक ले लूं चलेगा। और वो लास्ट वाला हिस्सा, यानी कि आप कह सकते हैं कि इस ऑप्शन के साथ मिलाकर ये पिक्चर बनाया जा सकता है। कोई समस्या है? और ये टोटल सवाल हुआ करते थे और ये पूरा यूपीएसआई का पेपर आपने डिस्कस किया है। तो जिन लोगों ने इसको देखा है, इसके नेक्स्ट सेशन की भी तैयारी करिए, हम नेक्स्ट पेपर को भी लेकर आएंगे। ये सिंपल पेपर था जो मैंने बात की थी कि 28 जनवरी 2019 के सेकेंड शिफ्ट में यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में आया था। तो इसके हर हिस्से की बात, जैसे जीएस के हिस्से में विनीत सर और मैथ के हिस्से को निखिल सर करेंगे, तो आप इसके साथ पूरे पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो और लंबी नहीं बनाते हुए हम इसके नेक्स्ट सेशन की भी तैयारी करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी पेपर आए हैं उन सबों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन को यही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी या जानकारी कैसी थी, इसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।